अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है वो अमीनो एसिड्स को हम डिस्कस करेंगे। दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम के हवाले से अगर हम बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो हमारा अमीनो एसिड्स का है। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, और फिर अमीनो एसिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर्स। अमीनो एसिड्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बेसिकली दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ये क्या हैं? ये बेसिकली दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो बेसिकली जो प्रोटीन्स होती हैं वो अमीनो एसिड्स की बनी होती हैं। द प्रोटीन्स इन ऑल द लिविंग स्पीशीज़ फ्रॉम द बैक्टीरिया टू ह्यूमन, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक जितनी भी प्रोटीन्स है वो मोस्टली 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की बनी होती हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं। और इन्हीं पे हम बात करेंगे, इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं। अगर हम अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर होती है कि इसमें एक तो कार्बोक्सिलिक एक ग्रुप होता है, ठीक है, और फिर इसमें एक अमीन ग्रुप होता है NH2 होता है, और एक साइड चेन होती है R ग्रुप होता है। तो ये साइड चेन बेसिकली एक करैक्टरिस्टिक चेन होती है जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए डिफरेंट होती है, जो आइडेंटिटी देती है हर अमीनो एसिड्स को। तो 2 ग्रुप्स हैं, एक अमीनो ग्रुप है और एक क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें अमीनो एसिड्स में। अब हम अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई कर लेते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो पहली कैटेगरी हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर और न्यूट्रल होने की वजह से इसकी एक कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसकी जो साइड चेन है, पोलर साइड चेन एंड नॉन पोलर साइड चेन, यानी कि नॉन पोलर साइड चेन एंड पोलर जो साइड चेन है उसकी बेस पे हम जो है ना वो अमीनो एसिड्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पोलर में बेसिकली उसके या पॉजिटिवली चार्ज की वजह से हो सकती है या नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये हो सकती है। तो ये जनरली जो एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं ऑल और दी पोलर, इसमें बात करें जो जितने भी एसिडिक हैं जिसमें हमारे 2 एसिडिक अमीनो एसिड्स आते हैं और 3 बेसिक जो अमीनो एसिड हम डिस्कस करेंगे इन अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में से। तो बेसिक अमीनो एसिड्स में जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होते हैं, अमीन ग्रुप की वजह से होता है, और एसिडिक में जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पोलर करैक्टर होता है। इसी तरह अगर हम बात करें एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को हम डिवाइड करेंगे, या फिर अल्फ़ा अमीनो एसिड, बीटा, गैमा, डेल्टा, इनकी बेस पे हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हम ले लेते हैं क्लासिफिकेशन ए, एसिडिक अमीनो एसिड। तो इनमें से बेसिकली जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी pH होती है वो 7 होती है, ठीक है। जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं इनकी जो pH होती है वो जनरली लो होती है। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स तो 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड में से जो 2 अमीनो एसिड्स होते हैं दीज आर ऑल दी एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो बेसिकली ये पोलर साइड चेन होती है। एसिडिक अमीनो एसिड्स और जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं तो उनमें कौन सी चेन होती है, पोलर साइड चेन होती है, ठीक हो गया। और इसकी जो मेन हम किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्रेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अमीनो ग्रुप, तो दिस अमीनो एसिड इज़ नाउन एज एसिडिक अमीनो एसिड। लाइक ग्लूटामिक एसिड है तो इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, एस्पार्टिक एसिड है तो इसमें भी जो है ना वो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और एक अमीन ग्रुप होता है। तो जिस वजह से दीज आर नाउन एज एसिडिक अमीनो एसिड्स। इसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी इसमें हम देखें तो बेसिक अमीनो एसिड्स, जिनमें इन 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड में से 3 जो है ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। इसमें आपका हिस्टिडीन आ जाता है, आर्जिनिन आ जाता है और लाइसिन आ जाता है, आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। तो इसमें नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जिसकी वजह से इसका बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरह न्यूट्रल अमीनो एसिड्स तो 20 में से जो 15 जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं। और इन न्यूट्रल में से भी आपकी ये जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं इनकी जो साइड चेन की अगर हम बात करें तो इनकी साइड चेन पोलर भी हो सकती है, क्या हो सकती है, पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकती है। लेकिन ये याद रखिएगा जो एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं तो उनकी जो साइड चेन होती है वो क्या होती है, वो पोलर ही होती है, नोट कर लें इसको। अब नेक्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन बी, जिसको हमने नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो
तो अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये हम नंबरिंग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जिस कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है उसको हम अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी अल्फा पोजीशन के ऊपर अमीन लगा हुआ है तो दिस इज़ नाउन एज अल्फा अमीनो एसिड, ठीक हो गया। तो दिस इज़ दी अल्फा अमीनो एसिड। इसी तरह ऑलमोस्ट ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं दीज आर ऑल दी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। इसी तरह जो बीटा अमीनो एसिड होता है, आप देखें कि अल्फा और बीटा पोजीशन पे आप अगर आपका अमीन ग्रुप लगा हुआ है तो दिस इज़ नाउन एज बीटा। इसी तरह अगर आपकी गैमा पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं गैमा अमीनो एसिड। इसी तरह डेल्टा पोजीशन पे अगर अमीन ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो इसको कहते हैं डेल्टा अमीनो एसिड। जो मोर फंक्शनल है और जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, तो अल्फा पोजीशन पे अमीन ग्रुप होता है। इस तरह कैटेगरी सी वो देख लेते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसमें से जनरली आपने देखा होगा कि FSC की बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में, वहाँ लिखा हुआ है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो 10 होते हैं और इसी तरह जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो भी 10 होते हैं। लेकिन आपने ये याद ही रखना है कि इनमें से एक अमीनो एसिड ऐसा है जिसको हम कहते हैं कंडीशनली, जिसको हम क्या कहते हैं कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड। इसको आगे जाकर मैं डिफाइन करता हूँ कि कंडीशनली अमीनो एसिड जो होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो किस में आते हैं, वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। जो कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू दी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसलिए जनरली 20 में से 9 जो हैं वो दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम देख लेते हैं। इफ़ यू डिफाइन दी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई आवर बॉडी, ठीक है, जो हमारी बॉडी से प्रिपेयर नहीं होते बल्कि इनको एज अ डाइट, यानी कि डाइट के तौर पे हम इनको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। दीज आर नाउन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इनकी जो डेफिशिएंसी होती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, दे काज डिजीज़। तो इस वजह से इनका इनटेक करना बहुत ज़रूरी होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स का। तो कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं, जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, जनरली आपकी FSC की बुक में 10 मेंशन है, लेकिन अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, आप रिकमेंडेड और अच्छी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ ये 9 का ही जिक्र आता है। उनमें से एक जो है आर्जिनिन जो है वो बेसिकली कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो वो नॉन एसेंशियल में कैटेगरी होती है उसकी। ओके, तो इनको आपने याद कैसे करना है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने SCC ट्रिक से आपने याद करना है। तो आपको याद करने होंगे जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, आपने ये ट्रिक से याद कर लेने हैं और इससे जो रिमेनिंग अमीनो एसिड्स होंगे वो आपके नॉन एसेंशियल में आएंगे, ठीक है। तो वो इस तरह आपने याद करने हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए ट्रिक है मैट विल फ्लाई, यानी कि मैट विल फ्लाई, मैट विल फ्लाई। तो इसमें से हमारे पास जो लेटर्स हैं, जो वाई है, आपने इसको एक्सक्लूड करना है, यानी कि इसमें आपने शामिल नहीं करना। ये कुछ भी, यानी कि आप कह लें कि अमीनो एसिड का ये नेम नहीं होगा। ओके हो गया। इसी तरह अगर हम देखें तो इसमें जो M लेटर है वो मैथ्योनिन को शो करता है और जो A है दिस इज़ दी आर्जिनिन। जनरली ये 10 अमीनो एसिड की अगर हम बात करेंगे जो FSC की बुक में मेंशन है तो आपने इसको इंक्लूड करना होता है, आर्जिनिन इंक्लूडेड होता है। लेकिन एक्चुअल में ये जो आर्जिनिन है इसको हम यहाँ एक्सक्लूड करते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि दिस इज़ दी आप कह लें कि दिस इज़ दी कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, आगे जाके इसको डिफाइन भी करते हैं। थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफान है, वेलिन है, एसोडियोसिन है, ल्यूसिन है, फिनाइल एलानिन है, हिस्टिडीन है, लाइसिन है। तो ये जो 9 अमीनो एसिड्स हैं दीज आर कॉल्ड दी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है। इसी लेटर से मैट विल फ्लाई आपने अप्लाई करना है और इसी से आपने याद रखना है कि कौन कौन से एसेंशियल हैं। और इसके अलावा बाकी जितने आएंगे वो आपके नॉन एसेंशियल में चले जाएंगे। ओके, तो आर्जिनिन इज़ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है, विच इज़ कॉल्ड दी कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, विच कैन बी सिंथेसाइज थ्रू आवर बॉडी। इसको हम, हमारी जो बॉडी है वो प्रिपेयर कर लेती है, सिंथेसाइज कर लेती है। एंड जो बाकी 11 अमीनो एसिड हैं जनरली उनको हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। 20 में से 9 जो हैं वो एसेंशियल में आ जाते हैं और 11 जो है वो नॉन एसेंशियल में जनरली इसको हम कैटेगरी करते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि इसमें से भी जो 6 हैं,
यानी कि नॉन एसेंशियल में से जो 6 हैं दे आर कॉल्ड कंडीशनली एसेंशियल इमाइनो एसिड्स। इन 11 में से जो 6 हैं वो क्या हैं, कंडीशनली एसेंशियल इमाइनो एसिड हैं, लेकिन जो कंडीशनली एसेंशियल इमाइनो एसिड होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू दी नॉन एसेंशियल इमाइनो एसिड, तो ये नॉन एसेंशियल का पार्ट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कंडीशनली एसेंशियल इमाइनो एसिड्स क्या हैं। तो इसको बेसिकली देयर सिंथेसिस कैन बी लिमिटेड अंडर दी स्पेशल पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो इनकी जो सिंथेसिस होती है वो लिमिट होती है, यानी कि ये स्पेसिफिक जो है ना वो पर्पज़ पे स्पेसिफिक जब इसकी ज़रूरत होती है उस वक्त बॉडी इसको रिलीज़ करती है और ये बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये नॉन जो है ना वो एसेंशियल इमाइनो एसिड में आते हैं क्योंकि बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन दे आर कॉल्ड कंडीशनली एसेंशियल इमाइनो एसिड क्योंकि ये बहुत ही फ्यू टाइम में प्रोड्यूस होते हैं। कभी कभी कौन कौन से सिचुएशंस हो सकती हैं, लाइक प्री मेच्योरिटी इन द इन्फेंट, इंडिविजुअल्स इन दी सीवियर कैटाबॉलिक डिस्ट्रेस एंड सम टाइम ड्यूरिंग द इलनेस। तो ये कभी कभार जो है ना ये इन कंडीशंस पे जाकर ये प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो सो दे आर कॉल्ड दी नॉन एसेंशियल इमाइनो एसिड। तो आर्जिनिन का भी सेम केस है कि वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ पे जाके प्रोड्यूस करती है बॉडी, तो इसलिए वो क्या होता है, नॉन एसेंशियल में आता है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो बाकी जो नॉन एसेंशियल इमाइनो एसिड है 11 वो आपके वो हैं। अगर आप इसको भी ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, वरना जो मैंने आपको ट्रिक बताया एसेंशियल को आप स्टूडेंट्स याद कर लें और बाकी जो रिमेनिंग होगी वो आपके नॉन एसेंशियल में आ जाएगी। और अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो इट्स ओके। तो इसका सिंपल ट्रिक है, आज पीटीसी गैस, आज पीटीसी गैस, ये एक ट्रिक है जो आपको नॉन एसेंशियल इमाइनो एसिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक हो गया। तो इसमें से आपकी अर्जिनिन है, ग्लूटामीन है, ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, टायरोसिन है, सिस्टीन है, ग्लूटामेट है, एलानीन है, एस्परजीन है, एस्पर्टेट है और सीरीन है। दीज आर कॉल्ड दी नॉन एसेंशियल इमाइनो एसिड और इनको बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ओके। तो अब हम इस बात कर लेते हैं कि अर्जिनिन जो है इज़ अ नॉन एसेंशियल इमाइनो एसिड, हमने बात की है, विच इज़ कॉल्ड अ कंडीशनली एसेंशियल इमाइनो एसिड। अर्जिनिन इज़ अबंडेंट इन दी प्रोटामीन्स, बेसिकली ये प्रोटामीन्स में होता है या हिस्टोन प्रोटीन्स में होता है। बोथ प्रोटीन्स एसोसिएट विद द न्यूक्लिक एसिड्स के साथ इनका लिंक होता है एंड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1895 फ्रॉम द एनिमल हॉर्न से इसको सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया। तो ये अर्जिनिन के बारे में है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास है क्लास डी। ये क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी ऑफ साइड चेन, कि आपकी जो साइड चेन आर ग्रुप है अगर वो पोलर है या नॉन पोलर है, किन किन में पोलर होता है, किन किन में नॉन पोलर होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रल नॉन पोलर इमाइनो एसिड्स। तो न्यूट्रल की हमने बात की थी, टोटल न्यूट्रल इमाइनो एसिड्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15। तो इन 15 में से जो हमारे पास 9 होंगे वो होंगे नॉन पोलर। इन 15 में से जो 9 इमाइनो एसिड्स होंगे वो नॉन पोलर साइड चेन उनकी होगी, और इनमें से जो 6 होंगे उनकी जो साइड चेन होगी वो क्या होगी, वो पोलर साइड चेन होगी। तो ये नोट कीजिएगा। इट मीन्स कि इस तरह आपके जो 2 एसिडिक इमाइनो एसिड्स हैं और 3 बेसिक इमाइनो एसिड्स हैं, तो 5 जो हैं वो जो इमाइनो एसिड्स हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके जनाबे वाला वो 5 इमाइनो एसिड्स ये हो गए आपके पोलर होते हैं, यानी कि बेसिक एंड एसिडिक उनकी भी पोलर साइड चेन होती है। तो 6 और 5 कितने हो गए, यानी कि 11 इमाइनो एसिड जिनकी कौन सी चेन होती है, वो पोलर साइड चेन होती है, और जो 9 होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो इट मीन्स जो आपके अगर आपसे पूछ ले कि 9 पोलर नॉन पोलर जो साइड चेन के इमाइनो एसिड्स होते हैं वो उनकी कितनी तादाद है अल्फा इमाइनो एसिड की, तो वो 9 है, और जो पोलर हैं वो कितने होते हैं, वो 11 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने याद रखना है, एक ट्रिक है कि नॉन पोलर कौन कौन से होते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते कि कौन कौन से नॉन पोलर कौन से पोलर हैं, तो इनको याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसका एक ट्रिक है, उससे आपने याद करना है कि कौन कौन से नॉन पोलर में आएंगे। तो इसका मैंने जो ट्रिक बताया वो है गैप विल मैट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही आसान है, गैप विल मैट। इसी तरह अगर आपने एसेंशियल को याद रखना है, एसेंशियल मैंने उसका मैंने कहा था कि मैट विल फ्लाई। अगर आपने एसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखना है तो उसका ट्रिक क्या था, मैट विल फ्लाई, PHLY। तो Y को आपने एक्सक्लूड करना है, और आर्जिनिन जो है ये भी नॉन पोलर में जनरली आता है। तो मैट विल फ्लाई जो है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर द एसेंशियल अमीनो एसिड, और गैप विल मैट ये आपको देगा नॉन पोलर ग्रुप्स,
कितने होंगे, नॉन पोलर ग्रुप्स होंगे। और इसी तरह आपने क्या करना है, इसके अलावा जितने अमीनो एसिड्स होंगे उनकी जो चेन साइड चेन होगी वो पोलर होगी। तो इसी तरह आपने ए वर्ड को आपने यहाँ से एक्सक्लूड करना है। ओके, तो गैप का ग्लाइसिन है, एलानीन है, फिनाइल एलानीन है, प्रोलीन है, वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, मैथ्यूनिन है और ट्रिप्टोफान है। दीज आर ऑल दी नॉन पोलर साइड चेन अमीनो एसिड्स हैं। ओके, अब हम वन बाय वन इसके फंक्शंस, इनकी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइसिन की, जो कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है एंड दिस हैज़ द नो कैरल सेंटर। इसके पास कोई कैरल सेंटर भी नहीं होता बिकॉज इसके 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो नो कैरल सेंटर होता है बेसिकली इसमें। ठीक हो गया, तो इसका मतलब यह है दिस इज़ दी ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो इन 20 अल्फा अमीनो एसिड में से इनमें से ओनली 1 अमीनो एसिड जो है दिस इज़ दी ऑप्टिकली इनएक्टिव है एंड दिस इज दी ग्लाइसिन एंड दिस इज दी सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। नोट कीजिएगा इसको। ओके, अब ये जो इसका ग्लाइसिन का नाम क्यों आया, बेसिकली दिस इज द मेजर अमीनो एसिड फाउंड इन द जेलेटन। तो ये जेलेटन में बेसिकली दिस इज दी मेजर अमीनो एसिड पाया जाता है, स्वीट टेस्ट की वजह से होता है। ओके, तो अब इनकी हमने बात की थी, हम वो कैटेगरी ले रहे हैं जिनकी एक तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, कौन से हैं, न्यूट्रल नॉन पोलर हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल नॉन पोलर में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले ग्लाइसिन है। आप देखें कि इसकी जो साइड चेन है वो नॉन पोलर है, हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह एलानीन है, तो इसकी साइड चेन आप देखें तो दिस इज द मिथाइल ग्रुप, तो ये भी नॉन पोलर है। ठीक है, तो इस तरह अपने स्ट्रक्चर याद रखती जानी। स्ट्रक्चर एंड पे जाके भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपने कैसे जो है ना वो 20 अल्फा अमीनो एसिड को याद करना है, तो उसका भी जाके मैं एंड पे जाके ना एक कंप्लीट फॉर्मेट आपके साथ शेयर करूँगा, आपको वो तरीका याद हो जाएगा किस तरह आप याद करना है इनको। अभी इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते जाएँ एलानीन की। दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आफ्टर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बाद जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है वो एलानीन है एंड इट कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द एनर्जी। इसका जो फंक्शन है वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड एलिमिनेट एक्सेस टॉक्सिन्स फ्रॉम द योर लिवर। आपके लिवर में से टॉक्सिसिटी को भी रिमूव करता है। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एलानीन। ओके, नेक्स्ट है फिनाइल एलानीन। तो मैं अमीनो एसिड्स को उस तरतीब में लेके जा रहा हूँ जिससे आपको याद रखना स्ट्रक्चर को ईजी हो जाता है। अब देखें दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलानीन, तो अभी आपने फिनाइल ग्रुप लगाना है, तो दिस ग्रुप इज़ नाउन एज फिनाइल ग्रुप। अगर आपकी साइड चेन आर जो है वो फिनाइल है तो दिस इज़ नाउन एज फिनाइल एलानीन। ठीक है, इनके लेटर कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और एब्रीवेशन लें तो ये PHE से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बेसिकली दिस इज़ दी एरोमेटिक अमीनो एसिड। नोट कर लें, फिनाइल एलानीन इज़ दी एरोमेटिक अमीनो एसिड ड्यू टू दी बेंजीन रिंग। इट इज़ फाउंड इन दी मदर मिल्क, ये मदर मिल्क में मौजूद होता है एंड नंबर ऑफ फूड्स में होता है। इट इज़ स्टडीड फॉर इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन द डिप्रेशन, पेन, स्किन डिसऑर्डर पे इनके इफ़ेक्ट्स की वजह से ये बहुत फेमस है, इसको स्टडी किया जाता है फिनाइल एलानीन को। ओके, इसी तरह आप देखेंगे इसकी ये जो चेन है दिस इज दी नॉन पोलर चेन, तो हम वो पढ़ रहे हैं जो नॉन पोलर साइड चेन है। इसी तरह वेलिन में आ जाएँ तो वेलिन को आपने किस तरह याद रखना है कि इसकी जो साइड चेन है वो एसोप्रोपाइल ग्रुप है। दिस इज़ नाउन एज एसोप्रोपाइल साइड चेन, बस ये याद रखना है। बाकी ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये तो सेम है सब में, ऑलमोस्ट सब अमीनो एसिड में सेम है, तो इसकी तो आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए। जो सबसे याद रखने वाली चीज़ है वो ये वाली है साइड चेन। अगर तो साइड चेन आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और आप देखें कि दिस इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो आपका कौन सा अमीनो एसिड होगा, दिस इज नाउन एज वेलिन होगा। तो ब्रांच चेंज अमीनो एसिड कहलाता है ये वाला वेलिन एंड फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द कैसीन। तो सबसे पहले इसको कैसीन से सेपरेट आउट किया गया था इन 1901 में बाय ईमेल फिशर ने इसको जो है ना क्या किया था, आइसोलेट किया था। और इसका जो नेम आता है वो वेलेरिक एसिड की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि वेलेरिक एसिड की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक के चैप्टर में। तो ये 5 कार्बन वाला जो है ना ये एसिड होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया, तो 5 कार्बन आप देख लें कि दिस इज द 1 2 3 4 एंड 5th, तो 5 कार्बन इसमें मौजूद हैं। तो इस वेलेरिक एसिड से इसको डिराइव किया गया एंड सो इट इज़ नाउन एज वेलिन, तो इसको वेलिन कहते हैं। ओके, तो इसमें अपने याद रखने की साइड चेन कौन सी है, एसोप्रोपाइल है। नेक्स्ट मूव करते हैं ल्यूसीन। तो ल्यूसीन को आपने याद रखना है कि इसमें आपका एसोब्यूटाइल साइड चेन है, दिस इज़ दी आइसोब्यूटाइल साइड चेन है, तो आपकी ल्यूसीन अमीनो एसिड होगा। ठीक है, ये भी ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है
एंड इट इज़ इनकोडेड बाय द कोडॉन्स। तो ये जनरली आपकी कोडॉन्स में जो है ना वो ये यूज़ होता है ल्यूसीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आपने याद रखना है। आइसोल्यूसिन क्या होता है? आइसोल्यूसिन में आपकी जो साइड चेन होगी वो होगी सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पे देखें तो सेकंड कार्बन पे दिस इज़ दी सेकंड कार्बन, सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज़ दी सेकेंडरी ब्यूटाइल साइड चेन आपने याद रखना है। तो ये आपकी क्या होगी? आइसोल्यूसिन होगी। दिस इज़ एन एसेंशियल इम्यूनो एसिड बिकॉज मोस्ट एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज ब्रांच चेन इम्यूनो एसिड्स। तो जनरली क्या होता है कि काफ़ी सारे जो है ना वो आपके एनिमल जो होते हैं वो ब्रांच चेन इम्यूनो एसिड को अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो इनको एज आ डाइट के तौर पे हमें इनको देना पड़ता है। तो पार्टिकुलरली रिकमेंडेड टू द प्रोफेशनल एथलीट्स, ये इम्पॉर्टेंट यानी कि MCQ है कि एथलीट्स को, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं या जो रेसलर्स होते हैं, उनको कौन से अमीनो एसिड दिया जाता है? तो वो आइसोल्यूसिन जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है डाइट के अंदर। ठीक है, इसका मेन जो पर्पस होता है, ये क्या करता है? एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करता है। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ आइसोल्यूसिन। ओके, नेक्स्ट है प्रोलीन। तो प्रोलीन में आपका रिंग स्ट्रक्चर होती है और सेकेंडरी अमीन जो है ना वो ग्रुप होता है इसमें, तो ये आपने याद रखना है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन, आपने ये याद रखना है। एंड कंटेन द सेकेंडरी अमीन ग्रुप। ये MCQ आ सकती है कि प्रोलीन के अंदर कौन सा अमीन होता है, प्राइमरी होता है या सेकेंडरी अमीन होता है या टर्शरी अमीन होता है? तो सेकेंडरी अमीन ग्रुप मौजूद होता है और दिस इज़ दी अल्फ़ा अमीनो एसिड। क्या होता है? अल्फ़ा अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड। ठीक हो, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन, पार्टिकुलरली इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के लिए ये यूज़ होता है, प्रोलीन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैथ्योनीन। तो इसकी जो साइड चेन है इसमें सल्फ़र का एटम मौजूद होता है, लिंक्ड होता है चेन के अंदर, तो ये आपने याद रखना है। तो ये दिस इज़ दी साइड चेन ऑफ मैथ्योनीन। तो ये साइड चेन को याद रखते जाए तो स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगी। तो साइड चेन फंक्शंस एज अ मिथाइल ग्रुप डोनर, प्रोड्यूस सिस्टीन। तो ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है? ये सिस्टीन प्रोड्यूस करता है। हम जाके देखेंगे भी, ये साइड चेन जो है बेसिकली सिस्टीन प्रोड्यूस करती है एंड अदर सल्फर कंटेनिंग इम्यूनो एसिड जो हैं वो इससे प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह नेक्स्ट है ट्रिप्टोफान। ये भी न्यूट्रल इम्यूनो एसिड होता है और इसकी साइड चेन को देखें तो ये भी नॉन पोलर ही है। जितने हम अभी इम्यूनो एसिड डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली दीज आर दी न्यूट्रल इम्यूनो एसिड्स कंटेनिंग दी नॉन पोलर साइड चेन। तो ट्रिप्टोफान इट्स पर्पस इज़ टू बैलेंस दी नाइट्रोजन इन दी एडल्ट्स के अंदर नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करना और ग्रोथ को मेंटेन करना, ये ट्रिप्टोफान का फंक्शन है। एरोमेटिक इम्यूनो एसिड है, ओके, एक फिनाइल एलानीन है, दिस इज़ दी एरोमेटिक, और एक ट्रिप्टोफान जो है ये भी एरोमेटिक है, तो ये नोट कीजिएगा। तो 3 एरोमेटिक इम्यूनो एसिड्स हैं, याद रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रल जिनकी पोलर इम्यूनो एसिड्स हैं, यानी कि पोलर साइड चेन है और है भी न्यूट्रल, तो उसको हम कैटेगरीज ले लेते हैं। तो उसको याद रखने के लिए वो 6 कैटेगरी है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। इसका मैंने शॉर्ट लिख दिया, TCS गेट। जो TCS का ऑफिस होता है ना, उसका जो गेट होता है बेसिकली, बस उसी नेम से याद रखने लेना है कि वो न्यूट्रल और पोलर इम्यूनो एसिड के कैटेगरी में हम ले लेते हैं। तो TCS गेट, तो TCT फॉर थ्रियोनीन, सिस्टीन, सीरीन, ग्लूटामीन, एस्परजीन एंड टायरोसिन। ओके हो गया। तो इसमें सीरीन आ जाता है, तो सीरीन में आपका ये वाला जो ग्रुप है दिस इज़ दी पोलर। आपने देखा होगा OH की वजह से ये पोलर साइड चेन बन जाती है, तो CH2OH ग्रुप जो है दिस इज़ दी पार्ट ऑफ पोलर साइड चेन। ओके, ये सीरीन में होता है, ये नोट कीजिएगा। इट इज़ फाउंड एट द एक्टिव साइट ऑफ मैनी इंजाइम्स, तो बहुत सारे इंजाइम की एक्टिव साइट में ये मौजूद होता है। एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट इन मेटाबॉलिज्म, पार्टिसिपेट्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्योरीन्स, पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ आ प्रीकर्सर टू सेवरल इम्यूनो एसिड, ये सेवरल काफ़ी सारे इम्यूनो एसिड का प्रीकर्सर भी है, लाइक ग्लाइसिन है, सिस्टीन है, ट्रिप्टोफान है और बाकी जो बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। इस तरह थ्रियोनीन के केस में देखें तो दिस इज़ दी साइड चेन, तो ये भी पोलर है OH ग्रुप की वजह से, तो पोलर साइड चेन है, तो CH3 है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये बेसिकली नेम्ड फॉर इट्स सिमिलरिटी टू द शुगर 3O's। तो इस इम्यूनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलरिटी रखती है शुगर के साथ। कौन सी शुगर? 3O's के साथ, 3O's शुगर के साथ जो है इसकी सिमिलरिटी है। एंड सो इट इज़ नाउन एज थ्रियोनीन भी इसको कहते हैं।
एंड इट सपोर्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर एंड लिवर, इम्यून फंक्शनिंग, ये सारे इसमें परफॉर्म करता है थियोरी। इस तरह सिस्टीन पे आ जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द इम्यून सिस्टम्स एंड सेल्स। ठीक है, तो इसमें जो साइड चेन होती है वो होती है CH2SH ग्रुप होता है। दिस इज़ दी जो SH ग्रुप है बेसिकली दिस इज़ दी पोलर। ठीक है, तो इस पोलर ग्रुप की वजह से ये साइड चेन इसकी पोलर होती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय डाइसल्फर बॉन्ड जो होता है, इस तरह का बॉन्ड इट इज़ नोन एज डाइसल्फर बॉन्ड। अगर आप देखें कि दिस इज द अमीनो एसिड सिस्टीन, ये याद रखना है, स्पेलिंग आप नोट कीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है। सिस्टीन CYSTEINE सिस्टीन, दिस इज द अमीनो एसिड सिस्टीन। तो अगर दो सिस्टीन के अमीनो एसिड जब लिंक करते हैं बाय द डाइसल्फाइड, तो उसके बाद हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है वो मिलता है सिस्टीन। कौन सा? CYSTINE, ये ख्याल रखना है आपने स्पेलिंग का। तो ये EINE है और ये INE है सिस्टीन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन। आपने देखा कि ये एक मॉलिक्यूल था और इधर से ये दूसरा मॉलिक्यूल है किसका? सिस्टीन का। जब ये दोनों डाई सल्फर बॉन्ड बनाते हैं SS, इस तरह का लिंकेज बनाते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर मिलती है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट कीजिएगा। इसके बाद है टायरोसिन। तो टायरोसिन की जो साइड चेन होती है वो CH2 बेंजीन रिंग और फिर OH होता है, दिस इज द साइड चेन। तो OH ग्रुप की वजह से दिस इज द पोलर साइड चेन। एरोमेटिक इमेनो एसिड है ये, दिस इज द थर्ड एरोमेटिक इमेनो एसिड। ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन, नोट कर लें इसको। ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन, दीज 3 अमीनो एसिड्स आर दी एरोमेटिक इमेनो एसिड्स हैं। तो 20 अल्फा इमेनो एसिड में से जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं ये, दीज आर कॉल्ड दी एरोमेटिक इमेनो एसिड्स। तो नोट कीजिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट है एस्परजीन, फर्स्ट इमेनो एसिड दैट वाज आइसोलेटेड इन 1806। जो सबसे पहले इमेनो एसिड आइसोलेट हुआ था वो एस्परजीन था। वाज फाउंड इन दी एस्परजस जूस। ठीक है, एस्परजस जूस में ना इसको सबसे पहले देखा गया, पाया गया, इसको आइडेंटिफाई किया गया। ओके, तो इसकी सबसे जो ब्यूटी है कि इसमें एक इमाइड ग्रुप होता है रिप्लेस्ड बाय दी कार्बोक्सिलिक एसिड इन दी एस्पार्टिक एसिड। तो बेसिकली जो एस्परजीन है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, आप कह लें दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का डेरिवेटिव है, यानी कि C+OH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह पे अगर आप एमाइड ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं लाइक दिस वन, दिस इज द एमाइड ग्रुप, तो आपको एस्परजीन मिलती है। और अगर इस ग्रुप की जगह पे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं तो दिस इज नोन एज एस्पार्टिक एसिड। तो बेसिकली दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एस्पार्टिक एसिड। ओके स्टूडेंट, ओके, तो इट इज़ अमाइड ऑफ एस्पार्टिक एसिड भी इसको हम कहते हैं, एस्पार्टिक एसिड का अमाइड भी कहते हैं इसको। प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी सिंथेसिस ऑफ NH। तो NH को सिंथेसाइज करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, अमोनिया के लिए आप कह लें। रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, तो ये ब्रेन की फंक्शन है और उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्परजीन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लूटामीन। तो ये डिराइव्ड हुआ है ग्लूटामिक एसिड से। बेसिकली दिस इज द डिराइव्ड प्रोडक्ट ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ठीक हो गया, तो इसमें हमारा अमाइड ग्रुप जो है वो ग्लूटामिक ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो दिस इज नोन एज ग्लूटामिक एसिड। ओके, तो इसको हम कहते हैं अमाइड ऑफ ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं। क्रिटिकल पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, तो ये इम्यून सिस्टम का क्रिटिकल पार्ट है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी इंटेस्टाइनल हेल्थ में भी ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये थी जी कुछ इमाइनो एसिड्स जो हमने न्यूट्रल इमाइनो एसिड्स पढ़े जिनकी पोलर साइड चेन है। ठीक हो गया, पोलर ग्रुप मौजूद है। तो ये 6 इमाइनो एसिड्स हैं जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया याद रखने के लिए। तो वो कौन सा तरीका था? वो सिंपल शॉर्ट ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर किया है, एंड दिस इज़ नाउन एज TCS गेट। तो TCS गेट के नाम से आपने इनको 6 जो न्यूट्रल पोलर इमाइनो एसिड साइड चेन है उनको आपने याद रख लेने हैं। ओके, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं कि हमारे पास एसिडिक इमाइनो एसिड्स आ गए। हमने बात की थी कि 20 में से
जो 20 अल्फा इम्यूनो एसिड, इनमें से 2 इम्यूनो एसिड जो हैं वो क्या हैं, वो एसिडिक इम्यूनो एसिड्स हैं एंड दे कंटेनिंग दी पोलर साइड चेन। एसिडिक भी और बेसिक भी पोलर साइड चेन्स इनके पास होती हैं। और एसिडिक इम्यूनो एसिड तो भाई मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है कि ग्लूटामीन से ग्लूटामिक एसिड, यानी कि ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन डिराइव हुआ तो ग्लूटामिक एसिड है, या एस्पार्टिक एसिड है तो एस्पार्टिक एसिड का जो डेरिवेटिव है उसको हम एस्पर्ट जीन भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो एस्पार्टिक एसिड तो बेसिकली इसमें CH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज़ नोन एज एस्पार्टिक एसिड। अगर 2 CH2 ग्रुप लगे हुए हैं तो फिर उसको हम ग्लूटामिक एसिड कहेंगे। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर आयोनाइज्ड एट द फिजियोलॉजिकल pH आल्सो नोन एज एस्पर्टेट इसको कहते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी हार्मोन प्रोडक्शन में और उसको रिलीज़ करने में इनका बड़ा रोल होता है एस्पार्टिक एसिड का। इसी तरह ग्लूटामिक एसिड में आप देखें तो 2 CH2 ग्रुप लगा हुआ है और फिर उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये साइड चेन है, तो दिस इज द पोलर साइड चेन और इसको कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। ओके, कार्बोनाइल ग्रुप्स आर आयोनाइज्ड एट द फिजियोलॉजिकल pH आल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूटामेट कहते हैं। ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो है ना वो ये इसके इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर भी हम इसको कहते हैं बेसिकली ग्लूटामेट को। अब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन फर्दर आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो अल्फा इम्यूनो एसिड जो कि हमारे पास क्या हैं, एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स हैं। कौन से हैं? एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स हैं। उनमें से आपके जो एसिडिक इम्यूनो एसिड हैं वो 2 हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। इसी तरह जो बेसिक इम्यूनो एसिड्स हैं वो 3 हैं, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, लाइसिन है, तो 3 बेसिक इम्यूनो एसिड्स हैं। इसी तरह जो 15 इम्यूनो एसिड्स हैं वो न्यूट्रल इम्यूनो एसिड्स हैं, जिसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया। उनमें से न्यूट्रल इम्यूनो एसिड्स में से आपके जो 11 हैं वो क्या हैं, वो नॉन पोलर हैं, और उनमें से जो 6 हैं वो क्या हैं, पोलर साइड चेन उनकी है। और 6 के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है कि TCS गेट के नाम से। ठीक हो गया। और इसी तरह आपको देखेंगे जो पोलर इम्यूनो एसिड्स हैं तो वो टोटल कितने हैं, 11 हैं, और जो नॉन पोलर हैं वो 9 हैं। टोटल जो नॉन पोलर हैं वो कितने हैं, 9 हैं। इसी तरह एसेंशियल इम्यूनो एसिड कितने होते हैं, 9 होते हैं, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो 11 होते हैं। और अगर FSC के अकॉर्डिंग बात करें तो 10 एसेंशियल कहते हैं और 10 नॉन एसेंशियल कहते हैं। और अगर 9 और 11 का ऑप्शन नहीं है आपके MCQ में तो फिर आपने 10 को आपने प्रेफर करना है और वो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह 20 जो अल्फा इम्यूनो एसिड्स हैं वो 20 हैं जो कि नेचुरली अकरिंग है। इस तरह ऑप्टिकली इनएक्टिव जो हैं वो ओनली 1 है जो कि ग्लाइसिन है। इसी तरह 3 एरोमेटिक हैं, उनकी हमने अभी बात की है कि उसमें आपका जो है ना वो फिनाइल एलानीन आ जाता है, और बाकी जो 2 मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसी तरह 17 जो है वो एलिफेटिक नेचर के हैं। और इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले कि जिनमें रिंग मौजूद है, नॉट एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक की एक अपनी वो होती है, आइडेंटिटी होती है, क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए और बाकी जो कंडीशंस हैं, तो इसमें रिंग होना चाहिए। ऐसे इम्यूनो एसिड जिनमें एक रिंग मौजूद है तो वो टोटल 5 इम्यूनो एसिड्स हैं। इसी तरह वो इम्यूनो एसिड जिनमें सल्फर का एटम मौजूद है तो वो कितने हैं, वो 2 हैं। तो इस तरह आपने इनको याद रखना है अगर MCQ आ जाती है तो। ओके, अब हम बात करते हैं बेसिक पोलर इम्यूनो एसिड। तो 3 हमने पढ़े थे, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। तो ओके, तो इसमें जनरली बेसिकली इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड R ग्रुप होता है, पॉजिटिव चेन होती है, ठीक है, और अमीन ग्रुप की वजह से। ओके, इसमें क्या होता है, हिस्टिडीन की बात याद रखने आपने, इसमें इमिडाजोल फंक्शनल ग्रुप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा इम्यूनो एसिड है जिसमें इमिडाजोल ग्रुप मौजूद है, तो दिस इज नोन एज हिस्टिडीन। ओके, इमिडाजोल कॉमनली पार्टिसिपेंट इन द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में यूज़ होता है, एंड इट इज़ द वाइटल इन दी हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्टिडीन जो है, हिस्टिडीन। ओके हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं लाइसिन। तो लाइसिन में भी आपकी जो पोलर साइड चेन है कौन सी है, पॉजिटिवली पोलर साइड चेन है, और ही आपने याद रखना है लाइसिन के स्ट्रक्चर को। इट इज़ एलिवेटेड इन द ब्लड लेवल कॉज द डिजीज़। अगर इसका लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है तो एक डिजीज़ होती है जिसको कहते हैं हाइपरलाइसिनीमिया। क्या कहते हैं, हाइपरलाइसिनीमिया इसको कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह 3rd है आर्जिनिन, इसमें भी पोलर साइड चेन है, इसको आपने याद रखना है। और ये आपकी क्या होगी, ऑलमोस्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी बिहेव करती है ये।
एंड इट इज़ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए, इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, एंड इंपॉर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी से अमोनिया को रिमूव करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ आर्जिनिन इम्यूनो एसिड यूज़ करते हैं। तो ये थी जी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट 20 अल्फा इम्यूनो एसिड जिसको हमने डिस्कस किया है। अब हम बात कर लेते हैं कन्फिगरेशन की। तो बेसिकली आपके जितने भी अल्फा इम्यूनो एसिड्स हैं एक्सेप्ट ओनली वन, वो आपके सारे के सारे क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वो रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं और उनकी L फॉर्म और D फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। और जनरली जो इम्यूनो एसिड आपके प्रोटीन्स में एग्जिस्ट करते हैं वो जनरली क्या होते हैं, L इम्यूनो एसिड होते हैं। कौन सी होती है, लिवोरोटेटरी फॉर्म में आपके इम्यूनो एसिड्स होते हैं, तो ये नोट कीजिएगा। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, स्वीट टेस्ट होता है इसका, एंड दे मेल्ट विद द डिकम्पोजिशन एट हायर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 20 डिग्री पे। दे आर सॉल्युबल इन द वाटर बट इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं एक्सेप्ट ओनली वन, जो कि ग्लाइसिन है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। इसी तरह इनकी जीटर आयन फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं। तो अमीन ग्रुप इज़ बेसिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ द एसिडिक। इन न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ इट एग्जिस्ट इन द इंटरनल आयनिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है जिसको जीटर आयन फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। एंड वेयर प्रोटोन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप शिफ्ट होके अमीन पे चला जाता है और ये क्या बनाता है, डाईपोलर आयन स्ट्रक्चर बनाता है। दिस इज़ द इनर्ट साल्ट भी हम इसको कहते हैं, ओके। दिस इज़ द न्यूट्रल इम्यूनो एसिड। तो यहाँ से ये वाला जो प्रोटॉन है वो शिफ्ट होके अमीन ग्रुप पे आ जाता है, तो दिस इज़ नाउन एज ड्यूटराइन। दिस इज़ द न्यूट्रल और डाईपोलर चार्ज है, बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली दिस इज़ द न्यूट्रल एंड कंटेन बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, और ये सॉल्ट की फॉर्म में होता है। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर। तो किसी भी सब्सटेंस का जो एसिडिक करेक्टर उस वक्त होता है जब वो प्रोटॉन देती है, और बेसिक करेक्टर उस वक्त होता है जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। तो बेसिकली इसकी जो जीटर आयन फॉर्म है, तो जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद दिस इज़ दी एसिडिक करेक्टर होता है, सॉरी बेसिकली बेसिक करेक्टर होता है, क्योंकि इस केस में आपका ये जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स है आपकी ये बिहेव करती है आपकी क्या, दिस इज़ दी एसिड, सॉरी दिस इज़ दी बेस, एंड ये जो प्रोटॉन है ये आपका बिहेव करता है एज अ एसिड। इसी तरह एसिडिक करेक्टर की बात करें तो ये प्रोटॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से अमोनिया का जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन ये इसको डोनेट कर देगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो अब जब ये डोनेट करेगा तो ये अब बिहेव करेगा एज अ एसिड, और ये आपकी क्या बिहेव करेगी, OH जो है वो एज अ बेस वर्क करेगी। तो दिस इज़ दी एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ इम्यूनो एसिड्स, कि इम्यूनो एसिड्स को आपने किस तरह प्रिपेयर करना होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो आपने याद रखने हैं कि किन किन मेथड से इम्यूनो एसिड प्रिपेयर हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं, एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। अगर अल्फा पोजीशन पे आपका हेलोजन लगा हुआ है और उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो दिस इज़ नाउन एज एमिनेशन, ठीक है। तो उससे आप इम्यूनो एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि अल्फा हेलो एसिड किस तरह प्रिपेयर होता है, कि आपके पास इम्यूनो एसिड होता है, उसकी ब्रोमिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो आपको अल्फा पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ नज़र आता है, तो दिस इज़ नाउन एज अल्फा हेलो एसिड। दिस इज़ नाउन एज अल्फा हेलो एसिड। तो अल्फा हेलो एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा पोजीशन पे अमीन आ जाता है, तो ये आपका इम्यूनो एसिड प्रिपेयर हो चुका है। ओके, तो ये सिंपल है। तो बाकी आपने एग्जांपल देख लेनी है, आपने कौन कौन सी एग्जांपल, अगर आपने एलानीन प्रिपेयर करना है इस मेथड से तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना चेन लेनी है, अल्फ़ा जो हेलो एसिड है वो लेना है आपने। इस तरह आप ग्लाइसिन प्रिपेयर कर सकते हैं, इस तरह आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, बाकी ये रिएक्शन आपने देख लेने हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो है स्ट्रिकर सिंथेसिस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रिकर सिंथेसिस जनरली हम एल्डिहाइड से इम्यूनो एसिड को प्रिपेयर करते हैं। तो आपके पास एल्डिहाइड का मालिक्यूल होता है, तो HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो सियानोहाइड्रन मिलता है, फिर डीहाइड्रेशन होती है तो आपको अमीनो नाइट्राइल मिलता है, और फिर अमीनो नाइट्राइल के बाद आपकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उसके बाद आपको अल्फा इम्यूनो एसिड मिल जाता है। तो ये आपका मैकेनिज्म भी है और रिएक्शन भी है। आपने कौन कौन से इम्यूनो एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड से जो आपका इम्यूनो एसिड इस मेथड से तैयार होता है स्ट्रिकर सिंथेसिस थे, वो ग्लाइसिन प्रिपेयर हो जाता है। और अगर आपने एलानीन प्रिपेयर करनी है तो एसिटल्डिहाइड से आपकी एलानीन प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह कीटोन से आपका जो है ना वो नो इम्यूनो एसिड, कीटोन से आप इम्यूनो एसिड प्रिपेयर
नहीं कर सकते, तो ये नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, थर्ड मेथड जो इम्यूनो एसिड को प्रिपेयर करने के लिए वो है कूप सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कीजिएगा। और ये होता है फ्रॉम अल्फा कीटो एसिड्स। अल्फा कीटो एसिड से हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करते हैं, लाइक दिस वन, दिस इज द अल्फा कीटो एसिड। तो अल्फा पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी क्या करते हैं, एमिनेशन करवाते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये वाला कंपाउंड आपको मिलता है इंटरमीडिएट, और उसके बाद इसकी क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तो ये फिर ये जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है कौन सा कंपाउंड, आपको मिल जाता है एलानीन। तो ये नोट कीजिएगा। और इसी तरह अल्फा कीटो एसिड से आपको एलानीन मिल सकता है, ग्लाइसिन नहीं मिल सकता, ये नोट कीजिएगा। ग्लाइसिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन प्रिपेयर करने के लिए आपको CH3 की जगह पे आपको हाइड्रोजन होना चाहिए, और अगर हाइड्रोजन होगा तो वो कीटो नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, वो आपका एल्डो बन जाएगा। ओके हो गया, तो ये मैकेनिज़्म है, आपने इसको देख लेना है। ओके, तो इस तरह आप अगर आप प्रिपेयर करते भी हैं तो आपको फिर ये हाइड्रोजन यूज़ करना पड़ेगा, अल्फ़ा कीटो नहीं होगा बल्कि अल्फ़ा एल्डो एस्टिक एसिड होगा, तो उससे आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्लाइसिन। इसी तरह अपनी मर्ज़ी की साइड चेन यूज़ करते जाएँ तो आप अपनी मर्ज़ी का इम्यूनो एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इम्यूनो एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो इम्यूनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द pH ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इम्यूनो एसिड कैन डोनेट और ये एक्सेप्ट द प्रोटॉन, तो वो pH पे डिपेंड करता है। दीज आर द न्यूट्रल इम्यूनो एसिड्स, ठीक है, तो इस केस में आपकी जो pH होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। और दिस इज़ द एसिडिक, बेसिकली दिस इज़ द न्यूट्रल इम्यूनो एसिड जिसमें pH आपकी कितनी होगी, 7 होगी ऑलमोस्ट, ठीक है, जो कि जीटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इस तरह अगर आपका एसिडिक इम्यूनो एसिड होगा तो ये जनरली pH 0 पे आपका एसिडिक इम्यूनो एसिड हो सकता है, और अगर pH 11 होगी तो आपका इनाइंस इज़ फेयरली बेसिक सोल्यूशन में आपका प्रोड्यूस हो जाएगा इनाइंस, और वो आपका बेसिक इम्यूनो एसिड में चला जाएगा, ठीक है। तो लो pH के ऊपर क्या होगा, जब pH लो होती है तो आपको पता है एसिडिक करेक्टर प्रोड्यूस होता है, तो आपके पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं टूवर्ड द कैथोड। इसी तरह हाई pH के ऊपर नेगेटिव आयंस मूव करते हैं टूवर्ड द एनोड, क्योंकि हाई pH के ऊपर आपका इनाइन जो पोर्शन होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जनरली मोर नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और वो मूव करेंगे आपके एनोड की तरफ। और जब pH 7 होगी तो उस वक्त आपको एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा और जीटर आयन की फॉर्मेशन होगी, एंड जब उसको जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह हीट का इफेक्ट देख लेते हैं कि अगर आपके पास अल्फा इम्यूनो एसिड है तो जब आप इसको हीट करते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन करके डीहाइड्रोलिसिस होती है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो आप देखें यहाँ से वाटर निकला, यहाँ से वाटर निकला, और ये एक लैक्टम बना देते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टम। कौन सा है? लैक्टम है। दिस इज़ नाउन एज साइक्लिक अमाइड भी इसको कहते हैं। इसी तरह बीटा इम्यूनो एसिड है तो अल्फ़ा बीटा, बीटा से अमीन ग्रुप निकलता है, अल्फ़ा से हाइड्रोजन निकलता है, तो अम्यूनिया निकलता है यहाँ से, और उस वक्त यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो दिस इज़ नाउन एज एक्रिलिक एसिड। तो बीटा इम्यूनो एसिड से आपको क्या मिलता है? एक्रिलिक एसिड मिलता है, या अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड आपको एसिड्स मिलते हैं। इसी तरह अगर आपके पास बीटा की ये कैटेगरी है तो यहाँ से देखें, अगर ये वाला निकलेगा तो ये आपको क्रोटोनिक एसिड मिलता है। तो ये हम कार्बोनाइल वाले चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन में ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह गैमा इम्यूनो एसिड होगा तो अल्फ़ा बीटा गैमा, तो गैमा से अमोनिया का हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ से OH निकलेगा तो वाटर निकलेगा इस केस में, और जब वाटर निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, एंड दिस इज नोन एज गैमा ब्यूटायरोलैक्टम इसको कहते हैं, एंड दिस इज द स्टेबल स्ट्रक्चर। इस तरह डेल्टा है तो डेल्टा में भी सेम, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, और ये आपने याद रखना है। इसी तरह विद द बेसिस, तो बेसिस के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इसका क्या बनता है? साल्ट बनता है। साल्ट कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम आ जाती है, और साथ साथ वाटर यहाँ से निकल जाता है। ओके हो गया। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल इसमें है। स्टेरिफिकेशन में सिंपल ही है, एसिड में से आपका क्या निकलता है? H निकलेगा, और अल्कोहल में से OH निकलेगा, तो ये आपका एस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक हो गया। इस तरह डीकार्बोक्सिलेशन में आ जाएँ तो आप बेस यूज़ कर लें, हीट अप करें, तो ये आपकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है सोडामाइड की मौजूदगी में, तो ये आपका कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट निकल जाता है और आपका
सिंपल अमीन मिल जाता है, तो दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। इसी तरह अमीनो एसिड को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके, और रिडक्शन कहाँ पे होगी, वो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है वो रिड्यूस होता है। तो अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और आपको रिस्पेक्टिव अल्कोहल मिल जाती है, अमीनो अल्कोहल मिलती है। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको ये वाली अल्कोहल मिलेगी। इस तरह अल्काइलेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो आप अल्काइलेशन भी करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये अटैक करता है CH3 के ऊपर और ये बॉन्ड निकल जाता है यहाँ से ब्रोमीन, और जो CH3 आके इसके साथ जुड़ जाता है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एन मिथाइल डेरिवेटिव। ठीक हो गया। इस तरह इसाइलेशन भी आप करवा सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। दिस इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। तो कौन कौन से टेस्ट यूज़ सकते हैं? निनहेड्रन टेस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी FSCP की बुक में भी गिवन है। बायूरेट टेस्ट है, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट है, मिलन्स टेस्ट है, हॉपकिन टेस्ट है, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है। तो दीज आर द टेस्ट फॉर द अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं। निनहेड्रन टेस्ट, तो दिस टेस्ट इज गिवन बाय द ऑल प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स व्हेन दे आर बॉइल्ड विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ निनहेड्रन। तो आप निनहेड्रन का सॉल्यूशन लेते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ निनहेड्रन, और फिर अमीनो एसिड लेते हैं और उसको बॉयल करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो जब बॉयल करते हैं तो आपको एक कम्प्लेक्स बनता है, दिस इज द कम्प्लेक्स, और इसका जो कम्प्लेक्स का कलर होता है वो वायलेट कम्प्लेक्स होता है, वायलेट कलर होता है। ठीक है। साथ बाकी आपको एल्डिहाइड भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और वाटर भी रिलीज़ होती है। तो बेसिकली इस कलर्ड कंपाउंड की वजह से आप अपने अमीनो एसिड को क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता चलूँ कि ओनली जो प्रोलीन होता है दिस डज नॉट गिव दी येलो कलर, तो ये येलो कलर नहीं देता, याद रखिएगा। तो इसलिए आप कह लें कि दिस प्रोलीन डज नॉट गिव दी पॉजिटिव, आप कह लें कि निनहेड्रन टेस्ट। तो ये पॉजिटिव निनहेड्रन टेस्ट नहीं देती, क्योंकि निनहेड्रन में आपको कौन सा कलर प्रोडक्ट मिलता है, आपको वायलेट कम्प्लेक्स मिलता है, लेकिन प्रोलीन के केस में आपको येलो कलर का प्रोडक्ट मिलता है। ओके हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। बायूरेट टेस्ट होता है ऑन एडिंग दी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो रिएजेंट्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यहाँ पे यूज़ करना है, और अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन आपने यूज़ करना है। तो आपको कौन सा कलर का मिलेगा, वायलेट कलर का जो है ना वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस इज टेस्ट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज की वजह से ये टेस्ट होता है, जिनमें पेप्टाइड लिंकेज होता है अमीनो एसिड्स में, जनरली पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स के लिए। इसी तरह ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, ये जो वर्ड ज़ेंथो है, ज़ेंथो का मतलब होता है येलो, इसका मतलब यहाँ पर आपको कौन सा कलर मिलेगा, येलो कलर मिलेगा। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, तो व्हेन प्रोटीन इज़ वार्म्ड विद द कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो इसमें आपने प्रोटीन लेना है और प्रोटीन के साथ आपने कौन सा लेना है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है। ठीक है। और आपको कौन सा कलर मिलेगा, येलो कलर इज़ प्रोड्यूस्ड, एंड प्रोटीन प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एंड दिस इज दी येलो कलर की प्रोडक्शन होती है। ओके। नेक्स्ट, दिस टेस्ट इज़ गिवन बाय दी प्रोटीन या अमीनो एसिड कंटेनिंग दी एरोमेटिक या बेंजीन रिंग। तो जनरली ये जो ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट होता है वो अमीनो एसिड देते हैं जो क्या करते हैं, जो एरोमेटिक होते हैं या जिनमें बेंजीन रिंग होता है, लाइक टायरोसिन है, ट्रिप्टोफान है, ये जो हैं ये कौन सा देते हैं, ये ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट देते हैं। तो ये नोट कीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग अकर एंड गिव द येलो प्रोडक्ट। तो बेसिकली एरोमेटिक रिंग पे नाइट्रेशन होती है जिसकी वजह से कलर शो होता है। ओके। ये एग्जांपल गिवन है, रिएक्शन गिवन है। दिस इज द टायरोसिन, इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और आपको येलो कलर का आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा जो कंफर्म करेगा कि आपके अननोन सैंपल में टायरोसिन मौजूद है। ओके। इसी तरह मिलन्स टेस्ट ओनली फॉर टायरोसिन, तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है मिलन टेस्ट, तो ये टायरोसिन के लिए यूज़ होता है बिकॉज कंटेनिंग द फिनोल ग्रुप। तो जो अमीनो एसिड्स जिनके पास फिनोल ग्रुप होता है या फिनोल्स होते हैं उनके लिए जनरली हम ये मिलन्स टेस्ट यूज़ करते हैं। तो प्रोटीन प्लस मिलन्स रिएजेंट यूज़ करते हैं और आपको वाइट पीपीटी मिलती है। ठीक हो गया। दिस टेस्ट इज़ गिवन बाय दी प्रोटीन या अमीनो एसिड विच यील्ड टायरोसिन ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक हो गया। या आप उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जिनको आप हाइड्रोलाइज करें और आपको टायरोसिन मिले, प्रोटीन्स वो प्रोटीन जिनको आप हाइड्रोलाइज करें और आपको टायरोसिन अमीनो एसिड के रेजिड्यू मिले, तो उनके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ओके।
तो मिलन्स टेस्ट मर्करी डिजॉल्व इन दी नाइट्रिक एसिड। तो बेसिकली इसमें नाइट्रिक एसिड में मर्करी को हम क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। तो बेसिकली दिस इज नोन एज मिलन्स रिएजेंट। ओके, ऑल द फिनोल्स गिव द पॉजिटिव मिलन टेस्ट। तो जिनमें फिनोल जो होता है वो पॉजिटिव मिलन टेस्ट देते हैं। ओके, दिस इज द टायरोसिन। आप मर्क्यूरियस नाइट्रेट का सोल्यूशन यूज़ करते हैं और आपको वाइट पीपीटी कलर मिलता है। फिर मिलन सोल्यूशन यूज़ करते हैं तो आपको ब्रिक रेड पीपीटी मिल जाती है। इस तरह आपका जो नेक्स्ट है वो है हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट, इसको कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनो एसिड। तो ये एक स्पेसिफिक इम्यूनो एसिड ट्रिप्टोफान के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन एडिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं एंड डाउन साइड कंटेनिंग द सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन इम्यूनो एसिड, और इसमें वायलेट कलर का आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये रिएजेंट आपने याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ दी ट्रिप्टोफान। इसमें फॉर्मल्डिहाइड आपने यूज़ किया और फिर रिएजेंट यूज़ किया, तो इसके रिजल्ट में आपको वायलेट कलर का प्रोडक्ट मिल गया। दिस इज़ नाउन एज इसको कौन सा टेस्ट कहते हैं, हॉपकिंस कोलन टेस्ट इसको हम जनरली कहते हैं। तो इस तरह 6 पे नाइट्रोपोरोसाइड टेस्ट है। तो इट इज़ द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द प्रोटीन्स एंड इम्यूनो एसिड्स हैविंग सल्फर ग्रुप। तो जिन इम्यूनो एसिड के पास सल्फर एटम होता है, सल्फर ग्रुप होता है, तो उनके लिए हम नाइट्रोपोरोसाइड टेस्ट यूज़ करते हैं। तो सिस्टीन के लिए या सिस्टीन के लिए दे गिव अ रेड कलर, इसको मोर्नर टेस्ट भी कहते हैं, ये नोट कीजिएगा। ये इसमें रेड कम्प्लेक्स आपको मिलता है। तो ये थी जी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट। और 7th पे हम जनरली मोलेस टेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन मोलेस टेस्ट जल्दी आपने देखा होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ होता है। लेकिन सम टाइम जो हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट जो क्या होते हैं, जो कॉन्जुगेटेड आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें प्रोटीन का पार्ट इंक्लूडेड होता है, कॉन्जुगेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो उनके लिए हम जनरली आप क्या यूज़ कर सकते हैं, मोलेस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली दिस टेस्ट यूज़ फॉर दी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लेकिन दिस टेस्ट इज़ गिवन बाय दोज प्रोटीन्स विच कंटेन दी कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू। तो वो प्रोटीन जिनमें स्मॉल पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का होता है, तो उसके लिए हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मोलेस टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, या आप कह लें कि इनको अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो आप मोलेस टेस्ट यूज़ कर लें, तो दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट। ओके, तो इसमें आप सोल्यूशन लेते हैं, अल्फा नेफ्थोल लेते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स लेते हैं, तो आपको वायलेट रिंग आपको मिलता है। तो ये थी जी आज की हमारी इम्यूनो एसिड्स। कुछ बात कर लेते हैं पेप्टाइड्स पे। व्हाट आर द पेप्टाइड्स? तो पेप्टाइड्स बेसिकली दीज आर दी आप कह लें कि दीज आर दी स्ट्रक्चर्स मेड बाय दी इम्यूनो एसिड्स थ्रू दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब इम्यूनो एसिड्स जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड, जब इम्यूनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू वो कंबाइन होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, दीज आर नाउन एज पेप्टाइड्स। तो उन स्ट्रक्चर्स को पेप्टाइड्स कहा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बहुत ही सिंपल एमसीक्यू आती है, वेरी वेरी सिंपल। पूछा जाता है कि आपके पास फलां पेप्टाइड है तो उसमें बताएं पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे। तो भाई डेफिनेटली 2 मॉलिक्यूल्स, 2 इम्यूनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो जितने पेप्टाइड्स होगी, जिस टाइप की पेप्टाइड स्ट्रक्चर होगी, उसमें से एक जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड लेस होता है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम भी पीपीएससी के जब हमारा बैच था, जिसको 2021 वाला, ठीक है, और इस 22 वाला और फिर 2023 में जो टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह हम बात करें पेप्टाइड बॉन्ड को, तो क्लासिफाइड, डाई पेप्टाइड, ट्राई, टेट्रा पेप्टाइड, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। डेका पेप्टाइड तक जाएं, अन डेका, डू डेका, ट्राई डेका, पेंटा डेका, हेक्सा डेका, हेप्टा डेका, ऑक्टा डेका, नोना डेका, 19 तक चले जाएं, नो इशू। तो इस तरह आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो देखें, दिस इज़ द फर्स्ट इम्यूनो एसिड और सेकंड इम्यूनो एसिड है। तो फर्स्ट इम्यूनो एसिड में से एक कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप आता है और अमीन पोर्शन का, सेकंड इम्यूनो एसिड की अमीन पोर्शन का हाइड्रोजन आता है। तो यहाँ से वाटर क्या होता है, निकलता है, और इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज़ नाउन एज पेप्टॉइड बॉन्ड। तो यानी कि 2 इम्यूनो एसिड्स, दिस इज़ द फर्स्ट इम्यूनो एसिड, दिस इज़ द सेकंड इम्यूनो एसिड। तो 2 इम्यूनो एसिड के बीच में आपको ओनली 1 पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास कहा जाता है कि दिस इज़ द पेंटा पेप्टाइड है, बताएं इसमें से कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? तो भाई डेफिनेटली 4 होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि लेट कर लेते हैं, आपसे कहा जाता है हेक्सा डेका पेप्टाइड,
बताएं जी कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो हेक्साडेका कहते हैं 16 को, तो इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे। इसी तरह जो एग्ज़ाम में पीपीएससी के एग्ज़ाम में लास्ट टाइम 2021 में भी आया है, 2023 में भी ये क्वेश्चन आया है कि जो डेका पेप्टाइड होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, डेका पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो भाई डेका कहते हैं 10 को, तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह व्हाट इज़ मीट बाय पॉलीपेप्टाइड्स, तो जब व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो उस वक्त आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है। कब पॉलीपेप्टाइड हम इसको कहेंगे, कब प्रोटीन कहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। तो बेसिकली प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने ट्रेंड बनाया हुआ है आपके साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने याद रखना है। तो बेसिकली जब हम प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो जब आप प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको प्रोटियोज मिलते हैं। प्रोटियोज की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको पेप्टोन मिलेंगे। पेप्टोन को हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स मिलेंगी। जब पॉलीपेप्टाइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपको सिंपल पेप्टाइड चेन्स मिलती हैं, और जब सिंपल पेप्टाइड्स चेन को आप हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो उस वक्त आपको क्या हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है जो आपने स्टेप वाइज आपने क्या रखनी है, याद करनी है कि प्रोटीन से अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में क्या होता है, ये चेंज होता है। तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको क्लियर करवा चुका हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू पेप्टाइड्स माइनस 1, ठीक है। तो जो भी पेप्टाइड आपका मॉलिक्यूल होगा उसमें से आपके जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो 1 लेस देन होगा। या आपसे कहा जाए कि फॉर एग्जांपल दिस इज द अननाउन स्ट्रक्चर एंड कंटेनिंग दी 9 पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो आपकी कौन सी होगी, वो डेका पेप्टाइड होगी। या अननाउन स्ट्रक्चर जिसमें आपके जो है हेप्टा यानी कि बॉन्ड्स हैं, आपके कह लें कि 7 पेप्टाइड बॉन्ड है, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर होगी, तो आप उसको कहेंगे ऑक्टा पेप्टाइड कहेंगे। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि पॉलीपेप्टाइड अब कब कहते हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स को हम कब कहेंगे। बेसिकली पॉलीपेप्टाइड इट इज़ अ सिंगल लीनियर चेन होती है एंड अप टू दी 50 अमीनो एसिड्स, जिसमें से लेस देन 50 अमीनो एसिड तक हों, यानी कि 50 तक आपके अमीनो एसिड जुड़े हों चेन के अंदर, तो उसको हम जनरली पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और अगर ग्रेटर देन 50 होगा तो उसको हम प्रोटीन्स कहते हैं। और इसी तरह मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे भी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर वेट होगा अप टू दी आप कह लें कि 10,000 डाल्टन तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा तो पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, और अगर इससे ग्रेटर होगा तो इसको क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। इसी तरह अगर दिस इज दी अनब्रांच चेन, और ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, काफ़ी ब्रांचेस होती हैं, एंड ये अमीनो एसिड से बनती है और ये पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनती हैं। और दिस इज द कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अमीनो एसिड में पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, लेकिन प्रोटीन में आपने देखा होगा कि इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। आगे हम जाके डिस्कस भी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है, और में डिफरेंट बॉन्डिंग्स होती हैं। और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होती हैं, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, और इसी तरह आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारा लास्ट ये टॉपिक था। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इमैनो एसिड की स्ट्रक्चर्स को याद कैसे करना है। आपने ना इन इमैनो एसिड्स की स्टूडेंट्स याद करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स को आपने एक चार्ट बनाना है, और चार्ट में आपने एक तरतीब रखनी है, सीक्वेंस रखनी है, और कैटेगरीज में आपने डिवाइड करके फिर आपने इमैनो एसिड को याद करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब 20 के 20 जब मैंने याद किए हैं तो मैंने क्या किया, मैंने इसी तरतीब में याद किया, मैंने डिफरेंट कैटेगरीज की बेस में अमीनो एसिड को लर्न किया है। जब आप अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगी तो देन आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ओके, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो सिंपल अमीनो एसिड्स हैं, जो आपकी एफएससी की बुक में भी गिवन है। और सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन की बेस पे हम बात कर लेते हैं, सिंपल साइड चेन्स पे। तो ग्लाइसिन जो कि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, और एलानिन भी आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है हाइड्रोजन की जगह पे, तो ये भी जनरली सबको याद ही हो जाती है स्ट्रक्चर। इस तरह वैलिन का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आपने याद करना है कैसे कि आपकी साइड चेन क्या हो, एसोप्रोपाइल साइड चेन हो, ठीक है। इसी तरह ल्यूसीन को याद रखना है तो आपके एसोब्यूटाइल साइड चेन होगी तो आपकी ल्यूसीन बन जाएगी। इस तरह आइसोल्यूसिन को आपने याद करना है तो आपने देखना है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल चेन हो तो वो आपकी आइसोल्यूसिन इमैनो एसिड बन जाएगा। इसी तरह जो प्रोलीन है, प्रोलीन में आपने देखना होता है कि आपका एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, और रिंग में आपका 5 मेंबर्ड रिंग आपने याद रखना है एक तो,
5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़ी होती है, अल्फा कार्बन के साथ, ये नोट कर रहे हैं, अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली रिंग अटैच होता है, ठीक है। और आपने देखना कि 5 मेंबर रिंग होता है और सेकेंडरी अमीन ग्रुप होता है आपके पास, जिस तरह आपने देखा होगा जो आप कहने पायरोल रिंग जिस तरह बनता है, बेसिकली पायरोल रिंग नहीं आपने देखा होगा, वो भी इसकी इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है। आप कह लें कि रिजेंबलिंग विद दी पायरोल स्ट्रक्चर, पायरोल रिंग की तरह ये आपका ये साइड चेन होगी। ओके हो गया स्टूडेंट्स, तो इसको हम प्रोलीन कहते हैं। इसी तरह पायरोल रिंग की वजह से इसका नाम प्रोलीन भी रखा गया है। तो एक तो आपने ये 6 अमीनो एसिड ऐसे याद कर लेने हैं और ये बहुत ही सिंपल है, ठीक हो गया। यानी कि ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन को आपने देखना है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और फिर आइसोब्यूटाइल ग्रुप होगा तो आइसोल्यूसिन बन जाएगी, और सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा तो आइसोल्यूसिन होगी। और इसी तरह अगर आपका आप कह लें कि जो पायरोल टाइप का जो रिंग होगा उसमें आपको प्रोलीन आपने उसको याद कर लेना है। इसी तरह अब हम कैटेगरी एक और कैटेगरी बनाते हैं एसिडिक इम्यूनो एसिड्स और उनके डेरिवेटिव। और ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इनको याद करना भी बहुत ईजी है कि एसिडिक इम्यूनो एसिड में आपका सबसे पहले लेते हैं अपने एस्पार्टिक एसिड। और ये भी याद रखना कि एसिडिक इम्यूनो एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, एक आपका ये वाला और एक एंड पे होता है साइड चेन के साथ। और फिर आपने याद रखना कि साइड चेन में आपका एक ही CH2 ग्रुप दरमियान में आएगा, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। तो बीच में आपका एक आपने CH2 ग्रुप लगाना है, तो एस्पार्टिक एसिड। इसी तरह अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं इमाइड ग्रुप से, तो आपका एस्पार्टिक एसिड से क्या बन जाएगा, एस्पर्जीन बन जाएगा। इसी तरह आपने ग्लूटामिक एसिड याद रखना है, तो आपने दरमियान में 2 CH2 ग्रुप लगाने हैं, तो आपका ग्लूटामिक एसिड होगा। और इस तरह ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन की स्ट्रक्चर बनानी है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, तो आपका ग्लूटामिक एसिड से क्या बन जाएगा, ग्लूटामीन बन जाएगा। तो इस तरह आपकी कितनी स्ट्रक्चर्स हो गई, 6 ऊपर वाली और 4 ये याद हो गए, तो 10 अमीनो एसिड आपको याद हो गए। अब नेक्स्ट जाते हैं, इस तरह आपने कैटेगरी वाइज आपने इन चीज़ों को याद करना है। अब बेसिक पे आ जाते हैं, और बेसिक 3 अमीनो एसिड्स हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, लाइसिन है, हिस्टिडीन है, अर्जिनिन है। तो लाइसिन के केस में आपने क्या करना होता है, याद रखेंगे बेसिक में आपके अमीनो ग्रुप ग्रेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी कार्बोक्सिलिक, यानी कि 2 अमीन्स ग्रुप होंगे लाइक दिस। आपकी लास्ट पे एक और अमीन ग्रुप होगा, ये तो आपका जनरल में आ गया ना। तो इसमें आपने देखना है कि आपकी साइड चेन में 4 CH2 ग्रुप आपने जोड़ने हैं, तो आपकी लाइसिन बन जाएगी। इस तरह हिस्टिडीन में आ जाए, तो हिस्टिडीन में आपका एक रिंग होगा, 5 मेंबर्ड रिंग होगा, जिसको हम कहते हैं इमिडाजोल ग्रुप, इसको कहते हैं, ये नोट कीजिएगा, दिस इज नाउन एज इमिडाजोल ग्रुप है, ठीक है। इससे आपने याद रखना है, दिस इज नाउन एज फेमस ग्रुप है इमिडाजोल ग्रुप। आर्जिनिन में आपने किस तरह याद रखना है कि 3 CH2 ग्रुप लगे हुए हैं, और आपने देखना है कि दिस इज दी ग्रुप, ये आपके साथ आर्जिनिन के साथ आपका ये ग्रुप लगा हुआ है। ओके जी, ये 3 अमीनो एसिड आपको याद हो जाएंगे। अब हम कैटेगरी नेक्स्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। तो एरोमेटिक मैंने आपको 3 बताए हैं, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। तो फिनाइल एलानिन में आपका एलानिन से आपने याद करना है, तो यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है वो आपकी एलानिन है। इस तरह बेंजीन रिंग लगा दें या ये वाला फिनाइल ग्रुप लगा दें, तो ये आपकी फिनाइल एलानिन बन जाएगी। इस तरह टायरोसिन को आपने डिराइव करना है फिनाइल एलानिन से, याद रखना है, क्योंकि ये सारी स्ट्रक्चर फिनाइल एलानिन की है, तो इसमें एक्स्ट्रा फिनाइल ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग के साथ OH लगा देते हैं, तो आपको फिनाइल एलानिन से आपका टायरोसिन बन जाएगा। इस तरह ट्रिप्टोफान आपने लगाना है, तो आपका एक CH2 ग्रुप है और इसमें 2 रिंग होती हैं, ये याद रखिएगा। ट्रिप्टोफान में कितने रिंग होंगे, 2 रिंग, एक आपका बेंजीन रिंग होगा और एक आपका जो है ना वो आपका पायरोल टाइप रिंग आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें एक डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो इस तरह आपका ये ट्रिप्टोफान बन जाएगा। तो इस तरह आपने अमीनो एसिड को याद कर लेना स्ट्रक्चर्स को। नेक्स्ट देख लेते हैं, सल्फर कंटेनिंग एंड देयर रिजेंबलिंग, वो अमीनो एसिड जो जिनमें सल्फर है और सल्फर टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं, उस तरह की जो स्ट्रक्चर होती हैं उनको हमने एक अलग कैटेगरी में रख लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टीन की। तो सिस्टीन में देखें तो स्टूडेंट्स आपका एक तो लास्ट पे SH ग्रुप है, सल्फर कंटेनिंग है, और उनके बीच में आपका एक CH2 ग्रुप होगा, तो वह सिस्टीन होगा। इसी तरह अगर आपका SH ग्रुप कन्वर्ट हो चुका है OH में, तो आपने सिस्टीन से किस में कन्वर्ट हो चुकी है स्ट्रक्चर, सीरीन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो सीरीन में OH ग्रुप होता है, सिस्टीन में SH ग्रुप होता है। तो ये इस तरह आपने याद रखना है। इस तरह थ्रियोनिन में आ जाएं,
थ्रियोनीन में जब आप आएंगे तो आपका ये देखें, आपका बिल्कुल सेम सीरीन की तरह स्ट्रक्चर है, देखें। लेकिन आपने क्या करना है, इस CH2 ग्रुप के ऊपर आपने मिथाइल ग्रुप लगा देना है, तो ये सीरीन से आपकी थ्रियोनीन बन जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह आपने मैथ्योनीन याद कर लेना है कि आपका जो SH की जगह पे आपने क्या करना है, आपका CH3S आपने लगाना है और दरमियान में 2 CH2 ग्रुप लगाने हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मैथ्योनीन बन जाएगा। तो इस तरह आप 20 अमीनो एसिड को आप जो है ना वो बाय हार्ट लर्न कर सकते हैं। आपको कोई भी बताया कि आप फलां अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर लिखें तो आप 1 मिनट में क्या, आप 10 सेकंड में वो स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो अगर आपने इस तरह कैटेगरी बना ली और फिर आपने स्ट्रक्चर याद की तो आपको ईजीली ये तैयार हो जाएगा। तो ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड का जो टॉपिक है वो आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसको अपने अच्छे तरीके से देखना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एग्ज़ाम के हवाले से, PPSC के हवाले से, SPSC के हवाले से, कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका और बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और बाय हार्ट आपने लर्न करना है, चीज़ों को अपने क्विकली आपने रिवाइज़ करना है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।